रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा लिखित पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, जिसमें पाठ्यक्रम 4 में आज हम चर्चा करेंगे आदिकाल वीरगाथा की केंद्रीय स्थिति। सिद्ध कवि अमीर खुसरो, पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो, विद्यापति। आइए हम पाठ्यक्रम 4 में चर्चा करते हैं। हिंदी के इस आरंभिक साहित्य में धार्मिक और ऐहिक तत्व एक दूसरे में घुले मिले हैं। सिद्धों नाथों में यह मिलावट अधिक है। आगे चलकर रासो साहित्य और विद्यापति में ऐहिकता का स्वर प्रबल होता जाता है। फिर मिलावट का एक दूसरा रूप रासो साहित्य में द्रष्टव्य है, जहाँ वीर और श्रृंगार एक दूसरे में मिलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम बहुत समझबूझ कर दिया है। उनकी दृष्टि में इस काल का केंद्रीय साहित्य रासो काव्य है, न कि सिद्ध नाथों की बानियाँ। ये बानियाँ धर्म और कर्मकांड के प्रभाव में अधिक हैं। साहित्य का ऐहिक रूप वहाँ कम ही है। फिर भाषा की दृष्टि से हिंदी की वास्तविक शुरुआत जितने स्पष्ट रूप से रासो में दिखाई देती है, उतनी ही अपभ्रंश आधारित बानियों में नहीं, जहाँ संस्कृत विभक्ति का अवशिष्ट रूप हा से बने रूपों में सरहीन, भुयड़हीन दिखाई देता है और स्वतंत्र प्रसर्ग अभी विकसित नहीं हुए हैं। फिर आचार्य शुक्ल के नामकरण में वीर शब्द ही नहीं, गाथा का भी विशिष्ट अर्थ है। गाथा के साथ शौर्य और शिवैलरी के तत्व जुड़े हुए हैं, जहाँ वीर का प्रेरक भाव अनिवार्य रूप से श्रृंगार है। यों वीरगाथा में वीर और श्रृंगार एक युग्म के रूप में चित्रित होते हैं। धर्म और ऐहिकता, फिर ऐहिकता में वीर और श्रृंगार का अंतर्भाव लगता है। ईश्वर की परिकल्पना में मनुष्य को सृजा जा रहा है, महान और उदात्त, वीर और तेजस्वी, जबकि आगे भक्ति काल में ईश्वर को मनुष्य के रूप में सृजा गया। माखन चोरी करते, उखल से बंधे जाते और प्रिया के विरह में विलपते। उखल से बांधे जाते और प्रिया के विरह में विलखते। हिंदी क्षेत्र की व्यापकता का वास्तविक प्रमाण या तो आदिकाल में मिलता है या फिर आधुनिक काल में। भक्ति काल और रीतिकाल का क्षेत्र अपेक्षाकृत सिमट गया है। आदिकाल के अंतर्गत रासो और जैन साहित्य पछाह का है। सिद्धों की बानी और फिर विद्यापति पूर्वी क्षेत्र के हैं, और नाथ साहित्य तो समूचे उत्तर भारत के एक बहुत बड़े भाग में फैला हुआ है, शायद इसीलिए कि वे घुमंतु प्रकृति के थे। यों कई अपभ्रंशों और कई जनपदों का संस्कार हिंदी काव्य भाषा में अंतर्युक्त हुआ है। इस संदर्भ में एक समस्या बार बार विद्वानों का ध्यान खींचती रही है कि आधुनिक काल की बोलियों राजस्थानी और बिहारी के क्षेत्र में आदिकाल के कवियों की सक्रियता तो दिखाई देती है, पर पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी के क्षेत्रों में इस अवधि में क्या साहित्य लिखा गया, इसका कुछ पता नहीं चलता। अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का आदिकाल में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस समस्या से बार बार जूझने का उपक्रम किया है। द्वितीय व्याख्यान के आरंभ में वे कहते हैं, हमने बताया है कि इस बात का निर्णय करना कठिन है कि अवधी और ब्रजभाषा क्षेत्र में उत्पन्न और वहीं की भाषा बोलने वाले लोगों ने किस प्रकार के साहित्य की रचना की थी, जिसका परिवर्ती विकास अवधी और ब्रजभाषा के साहित्यिक ग्रंथ हैं, क्योंकि 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के भीतर इन क्षेत्रों में कोई रचना हुई भी हो तो उसका प्रमाणिक स्वरूप हमें प्राप्त नहीं होता।
यह एक रोचक तथ्य है कि बहुत कुछ इसकी समानांतर स्थिति आधुनिक काल के आरंभिक चरणों में मिलती है। इस काल के काव्य भाषा एक बार फिर खड़ी बोली के आधार पर विकसित हुई है, पर इस समय के अधिकांश लेखक गैर खड़ी बोली क्षेत्रों के हैं। संख्या में सबसे अधिक बड़े लेखक भोजपुरी क्षेत्र से मिलेंगे। भारतेंद्र, हरिऔध प्रसाद, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, दिनकर, रेणु, ये सब पूर्व के साकिन हैं, जिनकी और मीरा साहब तो पीट करके बैठ जाते। मैथिली शरण गुप्त, वृंदावन लाल वर्मा बुंदेली क्षेत्र के हैं। सुमित्रानंदन पंत कुमायूनी के और महावीर प्रसाद द्विवेदी निराला, भगवती शरण वर्मा तथा बच्चन अवधी क्षेत्र के। ब्रजभाषा क्षेत्र की प्रतिनिधि महादेवी वर्मा हैं और ठेठ खड़ी बोली क्षेत्र से सिर्फ जैनेन्द्र कुमार आते हैं। अज्ञेय का जन्म भोजपुरी क्षेत्र में हुआ, यद्यपि उनकी मातृभाषा पंजाबी कही जाएगी। आदिकाल और आधुनिक काल के बीच भाषिक परिस्थितियों का यह साम्य एक विलक्षण संयोग है। यदि कई सौ वर्षों बाद कोई इस काल में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने बैठे तो शायद उसे भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की तरह इस तरह समस्या से टकराना होगा कि आखिर खड़ी बोली पर आधारित काव्य भाषा के परिदृश्य में से खड़ी बोली के अपने घर के ही सारे लेखक कहाँ चले गए। इस चकराने वाली स्थिति की तब तक चलती व्याख्या यही हो सकती है कि पार्श्ववर्ती क्षेत्र जब केंद्र की ओर उन्मुख रहते हैं तो केंद्र में अपनी सक्रियता कम हो जाती है। भाषिक संदर्भ में इसे यों कहा जा सकता है कि समूचा हिंदी क्षेत्र आधुनिक आर्य भाषा काल के आरंभ से ही शायद बहुत कुछ अपने विस्तार के कारण द्विभाषा भाषी या कि एक बोली तथा एक भाषा भाषी रहा है। अपने पारिवारिक सीमित संदर्भ में वह अपनी क्षेत्रीय बोली का प्रयोग करता है और पूरे हिंदी क्षेत्र में संप्रेषण के लिए वह उस काल की मध्यदेशी शिष्ट भाषा व्यवहृत करता है। यह मध्यदेशी शिष्टित भाषा आरंभ में खड़ी बोली ब्रज का मिलाजुला रूप थी, फिर मध्यकाल में ब्रज भाषा का प्राधान्य हो गया, साथ में अवधी भी वाहियात हुई और आधुनिक काल में यह शिष्ट काव्य भाषा फिर खड़ी बोली के आधार पर विकसित हुई। इस प्रक्रिया में हिंदी क्षेत्र का रचनाकार जिस परिनिष्ठित भाषा का व्यवहार करता है वह एक ओर उसकी मातृभाषा सदृश है और दूसरी ओर किसी सीमा तक अर्जित और सीखी हुई थी भी। तब एक काल में सक्रिय रचनाकारों में संभवतः उस कोटि के लेखक संख्या में अत्यधिक होंगे जो विविध बोलियों क्षेत्रों से संबंधित होंगे, पर काव्य भाषा के रूप में एक मानक भाषा में लिखते हैं। इससे एक ओर हिंदी के स्वरूप में वैविध्य की समृद्धि है तो दूसरी ओर व्याकरणिक अस्थिरता की समस्या भी वहाँ सबसे अधिक है। हिंदी का यह बहुरूपीय स्वरूप आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के संदर्भ में अतुलनीय है। बंगला की बोली और बंगला भाषा अथवा मराठी की बोली और मराठी भाषा के बीच उस कोटि का अंतर नहीं है जैसा ब्रज भाषा और मानक खड़ी बोली हिंदी या कि भोजपुरी और
मानक खड़ी बोली हिंदी के बीच है। इस भले हल्के से भाषिक द्वैत का शमन करने में हिंदी रचनाकार अपनी काव्य भाषा के साथ कई प्रकार के प्रयोग करता है और शायद यही कारण है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में कभी कभी देखा जा सकता है कि उसके केंद्र से उठकर आने वाले रचनाकार अपेक्षाकृत कम हैं बजाय पार्श्ववर्ती क्षेत्र के रचनाकारों के। छायावादी काव्य आंदोलन में जैसा संकेत किया गया है, हिंदी क्षेत्र की 4 बोलियों भोजपुरी, अवधी, कुमायूनी और ब्रज का संस्कार सक्रिय रहा है, जबकि ठेठ खड़ी बोली क्षेत्र का कोई कवि इसमें प्रमुखता नहीं पा सका। वैसे ही हिंदी के आरंभिक काल में पश्चिम से जैन और रासो काव्यों का रूप उभरा और पूर्व से सिद्धों के गीतों और बाद में विद्यापति के पदों का नाथ कवि अलबत्ता पूरे हिंदी क्षेत्र में और उसके बाहर भी बहते पानी की तरह रमते रहे। हिंदी संवेदना के विकास का इस भाषिक और जनपदीय विस्तार तथा वैविध्य से घनिष्ठ संबंध है। यह वैविध्य एक कारण है जिससे हम पाते हैं कि हिंदी संवेदना सीधे सरल रूप में बहुत कम विकसित हुई है। आदिकालीन कवि धार्मिकता और ऐहिकता, वीर और श्रृंगार, ईश्वरत्व और मनुष्यत्व के द्वंद्वों का समाहार करने में संलग्न दिखाई देता है और यह समाहार अंतहीन प्रक्रिया है। आधुनिक काल तक आते आते कवि इसे बखूबी समझता है। द्वंद्वों का उद्गम तो सदैव शाश्वत रहता, वह एक मंत्र। अंतर्द्वंद से जूझते जिस भारतीय मानस की बात आरंभ में कही गई थी, हिंदी का कवि उसका बहुत अच्छा उदाहरण पेश करता दिखाई देता है। भारतीय संस्कृत सामाजिक है क्योंकि उसके विकास में अनेक जातीय तत्व घुल मिल गए हैं। हिंदी भाषा, साहित्य और संस्कृत की प्रकृति सामाजिक है क्योंकि वहाँ कई जनपदों की बोलियों और क्षेत्रीय विशेषताएं समरस हुई हैं। वैविध्य और समरसता जैसे यही इस पूरी सांस्कृतिक विकास प्रक्रिया का मूल सूत्र हों। आदिकालीन साहित्य में वैविध्य भरपूर है, विषयों का, काव्य रूपों का, काव्य भाषा के आधार रूपों का, पर समरसता की प्रक्रिया उत्तरोत्तर सूक्ष्म स्तरों में बैठती गई है। विचारों, बोलियों और वाणियों से आरंभ होकर वह रचनात्मक परिकल्पना तक उतरी है। आधुनिक काल में प्रसाद की कामायनी और निराला के तुलसीदास में एक जगह समरसता, श्रद्धा और ईड़ा की टकराहट में से उपजती है, तो दूसरी जगह कवि की प्रिया रत्नावली ही सहसा तुलसी की दृष्टि में माता भारती का रूप ग्रहण कर लेती है। श्रद्धा और ईड़ा, रत्नावली और भारती एक दूसरे से टकराती हुई क्रमशः कवि दृष्टि को सूक्ष्म और समरस बनाती हैं। सिद्ध कवि सरहापा राहुल के अनुसार हिंदी परंपरा के पहले कवि भोग में निर्वाण और काया में तीर्थ देखते हैं। चंद्रवरदायी और विद्यापति क्रमशः वीर और श्रृंगार तथा भक्ति और श्रृंगार को समरस करते हैं। नाथ परंपरा राजाओं को योगी बनाती चलती है क्योंकि तांबा तूंबा ये दुई सूचा, तांबा तूबा ये दुई सूचा, राजा ही तय जोगी ऊंचा, तांबा डूबे तूंबा तीरे, जीवे जोगी राजा मारे। ऐसे में अपेक्षाकृत सीधा सरल दृष्टिकोण जैन कवियों का है, जो अपनी धर्म साधना में किसी अन्य तत्व को नहीं मिलाते।
शायद यही कारण है जिससे आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में इस लेखन को विवेचन की सीमा से बाहर रखा था, क्योंकि उसकी दृष्टि मूलतः उपदेशपरक है, इसलिए नहीं कि वह धर्म प्रधान है, जैसे कि व्यंजना हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने आदिकाल के पहले व्याख्यान में देते जान पड़ते हैं। रहस्य, कर्मकांड और मंत्र की आदिकालीन अविभक्त मनोदशा जब कुछ थिराती है तो कवि के लिए पहली समस्या यही है कि वह यथार्थ के विविध द्वंद्वों में उलझकर उन्हें अंदर से समझने की कोशिश करे। धर्म और अहिंसा, वीर और श्रृंगार, भक्ति और श्रृंगार के द्वंद्व में से सिद्धनाथों की वाणियाँ, विविध राष्ट्रों काव्य और विद्यापति के पद जन्मते हैं। आदिकालीन साहित्य का यह परिदृश्य जितना सच्चा है उतना ही ऐतिहासिक भी। कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कर्मों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। आचार्य शुक्ल ने इसे कहा था, इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना। यानी कवि यदि अपने इर्द गिर्द के संसार और जीवन को देख परख कर उसे अर्थ देता है तो आलोचक और इतिहासकार कवि की इस रचना में अर्थ का संधान करता है और उसे समृद्ध करता है। रचना, आलोचना और साहित्य इतिहास यूं मानवीय जिजीविषा के जीवन में अर्थ संधान के क्रमिक चरण हैं। इस दृष्टि से परवर्ती बौद्ध संप्रदायों के प्रभाव में आदिकालीन भाषा और संवेदना, रहस्य, कर्मकांड और मंत्र की संपर्क स्थिति से जुड़ी है, तो यह स्वाभाविक है बौद्ध धर्म का संस्कार देश के पूर्वी भागों में अधिक प्रबल रहा। यही कारण है जिससे सिद्धों के चार्यपद पूर्वी क्षेत्र में रचे गए और प्रचलित रहे। पश्चिम में राजनैतिक उथल पुथल तीव्र थी, बाहर से आक्रमणकारियों की लहर पर लहर आ रही थी। तब वहाँ वीरगाथा काव्य का सृजन वैसा ही सहज था। यहाँ वीर और श्रृंगार का संगम था। पूर्व में भक्ति साधना के साथ श्रृंगार जुड़ा था सिद्धों के गीतों में और आगे चलकर विद्यापति के पदों में। अलग अलग जनपदों की परिस्थितियाँ, वहाँ की बोलियों के संस्कार और साहित्यिक प्रवृत्तियों यूं एक दूसरे से घुली मिली हैं। आदिकाल में विविध जनपदों में जो साहित्य रचा गया, संचार साधनों की अविकसित परिस्थितियों के कारण उसका परस्पर बहुत संपर्क रहा होगा, ऐसा समझ में नहीं आता। इसलिए वहाँ उस तरह की एकात्मकता नहीं दिखती जैसे परवर्ती भक्ति और रीतिकाल में द्रष्टव्य है। नाथों की वाणियाँ अवश्य पूरे उत्तर भारत में फैल गईं, जिनका उत्तराधिकार आगे संत कवियों को मिला। आदिकाल कहने से किसी साहित्यिक विशेषता का बोध नहीं होता, जब कि वीरगाथा काल अभिधान से एक निश्चित प्रवृत्ति प्रकट होती है। आदिकाल नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी को प्रिय है। वीरगाथा काल नाम आचार्य शुक्ल ने प्रस्तावित किया है। इस नामकरण के पीछे दो पुष्ट तर्क साफ देखे जा सकते हैं। एक तो यह कि आदि काल की अन्य काव्य धाराओं जैसे सिद्ध, नाथ या जैन का संबंध प्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी धर्म साधना से रहा है, जबकि वीरगाथा परक
रासो काव्य चाहे वीरत्वमूलक हो या श्रृंगारमूलक या जैसे कि अधिकांशतः दोनों का मिश्रण है, अपनी प्रकृति में पूरी तरह ऐहिक है। दूसरे, यह भी द्रष्टव्य है कि वीरगाथात्मक काव्यों की लीला भूमि या रचना भूमि ठीक ठाक मध्य देश के केंद्र न भी हो, पर वहाँ की घटनाओं का सीधा संबंध दिल्ली और आगरा से रहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह जिज्ञासा कि आदिकाल के अंतर्गत डेढ़ मध्य देश में कैसे साहित्य की रचना हो रही थी, अभी इसका कोई संतोषजनक समाधान भले ना हो सके, पर इस क्षेत्र के जीवन क्रम को प्रभावित करने वाली घटनाओं का चित्रण इस काल के अंतर्गत रासो काव्यों में ही होता है। आधुनिक आर्य भाषा के रूप में हिंदी काव्य भाषा का विकास कब से माना जाए, इसके लिए प्रधान कसौटी हमने प्रसर्गों के उदय की प्रस्तावित की है। इस आधार पर पूर्व में सिद्धों और पश्चिम में जैन कवियों की रचनाएं अधिकांशतः अपभ्रंश की स्थिति ही सूचित करती हैं। प्रसर्गों का रूप नाथों की वाणियों में दिखाई देने लगता है। पिंड ते ब्रह्मांड मनवा नय कहाँ सुन, नगरी में कलि में हम कौन। इन वाणियों का समय हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1000 ईस्वी के आसपास स्थिर किया है। 1400 ईस्वी के लगभग पूर्वी क्षेत्र में विद्यापति का रचना काल माना गया है। यहाँ भी कवि की सामासिक शैली के बावजूद प्रसर्ग मिलते हैं। ताते, ताके, कपट के व्यवहार, आन का, सेचान के सोपलह, रासो काव्य जिसे रामचंद्र शुक्ल आदिकाल के केंद्र में रखते हैं, अधिकतर पश्चिम में रचा गया। इनमें से दो प्रधान काव्यों पृथ्वीराज रासो और विशलदेव रासो का रचना काल 1350 के आसपास है। इनमें प्रसर्गों का रूप बराबर देखा जा सकता है, पर अनेक स्थल ऐसे हैं जहां विभक्तियां समाप्त हो चुकी हैं, किंतु प्रसर्ग अभी उभरे नहीं हैं। यह भाषा की वैश्य संधि है। ऐसी स्थिति में बहुत बार प्रसर्गों के अभाव में व्याख्याकार संपादक को अर्थ निकालने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तब वह अर्थ की दोहरी संभावना का उल्लेख कर देता है। सामान्यतः संदर्भ के अनुसार अर्थ स्पष्ट हो जाता है। प्रसर्गों के बिना भाषा कैसे चलती है, इसका एक रोचक और महत्वपूर्ण प्रसंग जयचंद के द्वारा आयोजित नृत्य संगीत समारोह के चित्रण में मिलता है। जमीन कपट उच्च महिल मुख जनु शरद अम्ब शशिकोर। पृथ्वीराज रासो के व्याख्याकार माता प्रसाद गुप्त ने अर्थ दिया है कि यवनिकाओं के कपड़ों में महिलाओं के उत्तम मुख मानो शरद के अभ्र में शशि की कोरें हों। यहाँ स्पष्ट ही कपट और अम्ब के बाद अधिकरण और शशि के बाद संबंध के प्रसर्ग अनुपस्थित हैं। विशलदेव रासो में प्रसर्ग रूप है। गौरी का नंदन फंदा पाट का बरस 12 की काणी जमाए नु तिणसु हिमालय माहि गिलाऊं परदल को। पृथ्वीराज रासो के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। कदली का पान, वोदंड
ते सोरह साधय तिनके प्रसंगा रिपु कौ सवद रविव के रथो अंग सौ चंदु लेवाय बाह खान पुरुषान की मन मई भय जी आन पर रूठों। इस प्रसंग में माता प्रसाद गुप्त ने अपने संस्करण की भूमिकाओं में पृथ्वीराज रासो की भाषा के संबंध में नामवर सिंह का मंतव्य इस प्रकार प्रस्तुत किया है। परसर्गों की दृष्टि से रासो अपभ्रंश तथा अवहट्ट दोनों की अपेक्षा समृद्ध है। कृतकर्ण परसर्ग न अथवा ने को छोड़कर प्रायः से सभी परसर्ग किसी न किसी रूप में यहाँ मिलते हैं। इस प्रकार यहाँ आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के रूप में हिंदी के विकास की भाषिक प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पन्न हो जाती है। संस्कृत की तुलना में हिंदी एक सरल विशिष्ट भाषा के रूप में हमारे सामने आती है। आदिकाल की विचारणीय सामग्री के रूप में एक महत्वपूर्ण तत्व है अमीर खुसरो के हिंदी कृतित्व का। पर यह सामग्री भाषा और संवेदना की दृष्टि से जितनी महत्वपूर्ण है, पाठ की प्रामाणिकता की दृष्टि से उतनी ही संदिग्ध। पटियाली जिला एटा में 1253 ईस्वी में जन्मे अमीर खुसरो ने शिष्ट काव्य रचना फारसी में की जो अपने प्रामाणिक रूप में सुलभ है। तब नवोदित हिंदवी में लोक शैली की रचना है, इसलिए उसका कोई व्यवस्थित और स्थिर रूप प्राप्त नहीं होता। खुसरो के समय उत्तर भारत में संगीत की भाषा ब्रज थी, सो उन्होंने ब्रज भाषा में गीतों और कव्वालियों की रचना की, जो संगीत परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी प्रचलित और सुरक्षित हैं। दिल्ली मेरठ की चलती खड़ी बोली में उन्होंने लोकरंजन के लिए कुछ दोहे, मुकरियाँ और पहेलियाँ कहीं, जो मौखिक रूप में लोक रुचि के अनुसार घटती बढ़ती चली आई हैं। पर शिष्ट काव्य की रचना उन्होंने दरबार की भाषा फारसी में ही की, जिससे कई राज्य कालों में वे बराबर जुड़े रहे और यह साहित्य पूरे व्यवस्थित रूप में सुरक्षित और संरक्षित है। यों खड़ी बोली क्षेत्र में उस समय क्या घटित हो रहा था, इस जिज्ञासा का एक संक्षिप्त उत्तर खुसरो के इस बहुरूपीय कृतित्व से मिल जाता है। खुसरो के कृतित्व से एक और महत्वपूर्ण तथ्य उजागर होता है कि हिंदी का चरित्र एकदम आरंभ से ही असांप्रदायिक रहा है। वह सामासिक संस्कृत की सच्ची रचना है। हिंदू मुसलमानों का जहाँ सीधा द्वंद्व हिंदी कवि ने चित्रित किया है, वहाँ भी वह वीरों और युद्ध है, किसी एक पक्ष के प्रति घृणा या द्वेष उत्पन्न करने का प्रसंग नहीं। चाहे वह चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो हो या कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत। खुसरो के यहाँ तो साहित्य और संगीत की जरूरतें एक दूसरे में घुली मिली थीं। अरस्तु ने संगीत और समाज के लिए उपादेय माना है, क्योंकि वह धार्मिक उत्तेजनाओं को शमित करता है और कविता को वह
वांछनीय मानता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में कविता वासनाओं को परिष्कृत करती है। खुसरो ने दोनों को मिला दिया है, साहित्य और संगीत को, और इसलिए हिंदू और तुर्क को। यह दृष्टि हिंदी की सिद्धों नाथों से आरंभ अद्वैती रहस्य परंपरा से सीधे जुड़ी हुई है। रासो या रासव काव्य मूलतः रस कथाएं हैं। वीर या किसी अन्य एक रस से अनिवार्यतः संबंध नहीं। पृथ्वीराज रासव के समापन में चंद कहता है, रासव असंभ नवरस सरस छंद चंद किय अमीय सम संगार वीर करुणा विभक्ष भय अद्भुतन संत सम। रासव की इस एकदम अंतिम पंक्तियों में कवि ने अपने कृतित्व को केवल नवरस कहकर संतोष नहीं किया है, वरन सभी प्रमुख रसों का अलग अलग नाम लेकर उल्लेख किया है। यह वस्तुतः रासव की व्याख्या है। रासो या रासव शब्द का तरह तरह से अर्थ करते समय यह चंद द्वारा सांकेतिक अर्थ ही सहज सामने आता है। वीर गाथा नामकरण के गाथा शब्द में रासव के इस रस कथा पक्ष का संवेदनात्मक स्तर पर सीधा संबंध जुड़ता है। उस समय प्रचलित कोरे चरित्र काव्यों अथवा ऐतिहासिक वृत्तों से ऐसी रचनाओं का अलगाव दिखाने के लिए उन्हें रासो अथवा रासव कहा गया होगा। पृथ्वीराज रासव हिंदी की अपनी महाकाव्य परंपरा की बड़ी उपयुक्त प्रस्तावना है। मनुष्य जीवन के संपूर्ण और समग्र चित्रण को कवि ने जैसे अपने रचना विधान में प्राथमिकता दी है, इसका स्पष्ट उल्लेख जैसे संकेत किया गया काव्य के अंत में एक रचनात्मक तोष की भावना के साथ उसने किया है। राहुल संकृत्यायन ने हिंदी काव्यधारा की भूमिका में 8वीं शताब्दी के स्वयंभू को हिंदी का सबसे बड़ा कवि माना है। हमारे इसी युग में नई हिंदी कविता में 5 युगों नंबर 1 सिद्ध सम्मत युग, नंबर 2 सूफी युग, नंबर 3 भक्ति युग, नंबर 4 दरबारी युग, नंबर 5 नवजागरण युग के जितने कवियों को हमने यहाँ संग्रहित किया है, उनमें यह निसंकोच कहा जा सकता है कि स्वयंभू सबसे बड़ा कवि था। राहुल की इस प्रशंसा को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने हिंदी साहित्य का आदिकाल में कुछ संदिग्ध भाव की मुद्रा से उद्धृत किया है। यहाँ प्रश्न यह नहीं है कि स्वयंभू इतना बड़ा कवि या महाकाव्यकार था या कि नहीं, प्रश्न यह है कि उसे हिंदी का रचनाकार माना जाए या कि अपभ्रंश का। परसर्गों के उदय की जो एक छोटी कसौटी हमने हिंदी की पहचान के लिए रखी है, उस पर स्वयंभू की काव्य भाषा अपभ्रंश ठहरती है, हिंदी नहीं। हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना के दोनों स्तरों पर पृथ्वीराज रासव में निखर कर आया है। काव्य प्रक्रिया यहाँ पूरी तरह निष्पन्न हुई है। आरंभिक रचना होते हुए भी उसके पक्ष में किसी तरह की सफाई की अपेक्षा नहीं। पृथ्वीराज रासव का विधान ऐसा है कि ठीक व्यास और वाल्मीकि की तरह चंद बरदैया अपने प्रबंध का रचयिता भी है और उसका एक चरित्र भी। एलियट ने आधुनिक काल में उपभोक्ता और रचयिता के अलगाव को एक शर्त माना है रचना की श्रेष्ठता के लिए, पर भारतीय परंपरा के ये तीनों महाकवि सजग रूप से अपने को भोक्ता और रचयिता की संपृक्त भूमिका में रखते हैं। क्या यह भी भारतीय मानस के उस द्वैत और अद्वैत की क्रिया प्रक्रिया
का अत्यंत सूक्ष्म उदाहरण नहीं है, जिसकी ओर इस अध्ययन के एकदम आरंभ में संकेत किया गया है। यहाँ तथ्य के स्तर पर यह जानना महत्वपूर्ण नहीं कि व्यास, वाल्मीकि और चंद अपने द्वारा वर्णित घटनाक्रम के समकालीन थे या नहीं, या कि वे सचमुच कौन थे। महत्वपूर्ण यह है कि रचना विधान में वे कवि और कथा चरित्र की संपृक्त भूमिका में उतरते हैं और आमने सामने के समानांतर दर्पण की तरह अर्थ की अंतहीन छवियां उपजाते हैं। भोक्ता और रचयिता के अंतर्भाव में वे दृष्टा हो जाते हैं। बहुत कुछ इसी रूप में महाकाव्य की निष्पत्ति होती है। सुखांत और दुखांत की विलक्षण संधि रेखा पर नेत्रविहीन पृथ्वीराज के शब्द भेदी बाण से गौरी की मृत्यु होती है और साथ ही पृथ्वीराज के जीवन का भी अंत हो जाता है। दुख और सुख के इस द्वंद्व को जो लेखक जितने बड़े पैमाने पर उठाता है, वह जीवन को उतनी ही समग्रता में अंकित कर पाता है। समग्रता का एहसास सूचीक्रम के विस्तार में वैसा नहीं होता जितना सांकेतिक चुनाव या उससे भी अधिक द्वंद्वों के समाहार अथवा विरोधों के सामंजस्य में होता है। द्वंद्व की इस विराट परिकल्पना में पूरी रचना का विधान बनता है और वहाँ रचनाकार अपने चरित्रों की व्यापक नियति को स्वयं संवारता है। उसकी सृष्टि तभी पूर्ण होगी जब वह हर क्रिया की सही प्रतिक्रिया दिखा सकेगा और हर कर्म को उसके फल से जोड़ सकेगा। पुराने बड़े काव्य रूपों महाकाव्य और नाट्य का विधान पूर्व और पश्चिमी दोनों ही परंपराओं में इसी आधार पर विकसित होता है। स्थापत्य में मेहराब जैसे दो कमजोर टुकड़ों के एक दूसरे को सहाराने से बनती है। बड़ी और भव्य रचना में भी कवि दो टुकड़ों को, आप उन्हें क्रिया प्रतिक्रिया कहें, कर्म और फल कहें, इसी प्रकार साधता है। पृथ्वीराज रासव में इस विधान को कई जगह अपनाया गया है। काव्य के एकदम आरंभ में कैमास वध का अपेक्षा विस्तृत प्रसंग आता है। कथा के स्तर पर जिसकी उपयुक्तता तब कुछ बहुत समझ में नहीं आती, इस अंश की प्रासंगिकता खुलती है काव्य के एकदम अंत में। कैमास मंत्री के कामांध हो जाने के कारण पृथ्वीराज ने उसका वध किया था, पर स्वयं पृथ्वीराज इस दोष से मुक्त न रह पाया। वह रानी संयोगिता के प्रेम में जैसे अंधा हो गया, भला बुरा कुछ न देख सका। रचना के अंतिम चरण पर गौरी की कैद में पूरी सभा के सामने नेत्रविहीन पृथ्वीराज बैठा हुआ है। उसका सखा और कवि चंद उद्बोधन की मुद्रा में उससे कहता है कि जी कुछ दियो कैमास क्यों अपनों सुपायो। कैमास को जो कुछ प्राणदंड तूने दिया था, वह अपना किया तुझको भी मिल गया। यहाँ दो टुकड़े परस्पर मिल गए और रचना का मेहराब पूरा हो गया, जिस पर इतना विशाल कथा काव्य आधारित है। यहाँ नैतिक औचित्य जितना है, कलात्मक औचित्य उससे कहीं अधिक है। फिर नैतिक औचित्य का एक और
संतुलन कवि बनाता है। देने और पाने के बीच पिछले प्रसंग के अनुक्रम में ही चंद की मार्मिक उक्ति है। दीन मान दिन पाइए, दिए हुए के बराबर ही दिन मिलता है। कई शताब्दी बाद के अंग्रेजी कवि की पंक्ति याद आती है, ओ लेडी वी रिसीव व्हाट वी गिव। भद्रे, हम महज उतना ही पाते हैं जितना देते हैं। लगता है कि कवि सीधे नियति को संबोधित कर रहा हो और काव्य की नियति की रचना कवि स्वयं करता है। रासो या रासो नाम से प्रचलित रचनाओं के बारे में एक भ्रम यह रहा है कि वे प्रधानता वीर रस के काव्य हैं। जैसा संकेत किया गया, वे इतिहास या ऐतिहासिकता की पटभूमि पर शौर्य और श्रृंगार की मिलीजुली गाथाएं हैं। इसी अर्थ में रासो मूलतः रसकथा है। विशलदेव रासो इस दृष्टि से उतना ही रासो काव्य है जितना कि पृथ्वीराज रासो पुरुष का कर्म क्षेत्र में असमय जीवन में कैसा विषमताएं उत्पन्न करता है, इसका चित्रण पृथ्वीराज रासो का उपजीव्य है। पृथ्वीराज की वीरता चमत्कृत करती है तो विलासिता उतना ही संकुचित करती है। विशलदेव रासो में नारी के वाणी संबंधित असमय का चित्रण है। नालह कवि कहता है, दब का दाधा हुए कुपले, दब का दाधा हुए कुपले, जीव का दाधा ने पालिवे। दावाग्नि का दावाग्नि का जाला वृक्ष नवीन पत्ते लेता है, किंतु जिह्वा का जाला मनुष्य नहीं पल्लवित होता। कहने का तात्पर्य यह है कि दावाग्नि का जाला नवीन पत्ते लेता है, किंतु जिह्वा का जाला पल्लवित नहीं होता। गरुणोत्तम राजा का अपनी रानियों या बेटियों से पूछना कि उसे उसके समान ऐश्वर्य किसी और के पास भी है और अनुकूल उत्तर न मिलने पर उसका प्रतिकार या एक लोक अभिप्राय है जो कुछ उल्टे रूप में यहाँ आता है। सामान्यतः तो ऐसी स्थिति में राजा उस रानी या बेटी को निर्वासित कर देता है जिसे मनवांछित उत्तर प्राप्त नहीं होता। पर विशलदेव अपनी पत्नी राजमती से रूठकर स्वयं निर्वासन ले लेता है। राजमती का यह विरह काव्य का प्रमुख उपजीव्य बनता है। अंततः रानी के द्वारा एक दूत भेजे जाने पर राजा वापस आता है और उन दोनों का मिलन होता है। आदिकाल के धार्मिक साहित्यिक सिद्धों नाथों और जैन कवियों की रचनाओं में जैसे रहस्य, भावना, कर्मकांड और मंत्र के तत्व समाहित हुए हैं, रासो काव्यों की ऐहिक श्रेणी में कुछ उसी तरह शिष्ट और लोक साहित्य के तत्व घुल मिल गए हैं। यह पूरा परिदृश्य किसी भाषा में साहित्य की आरंभिक स्थिति का पक्का साक्ष्य प्रस्तुत करता है। लोक और शिष्ट साहित्य का संक्रमण इस अवस्था में बड़े सहज भाव से होता है। विकास के अगले चरण में सहज भाव से इन तत्वों की मिलावट होती है, जैसे कि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने काव्य पद्मावत में की है। आदिकालीन संक्रमण में रचना और प्रसार दोनों की मौखिक परंपरा विशेष रूप से पाठ और गेय शैली में है और सर्ग विहीन बैलेंड या कथा गीत का प्रबंध विशेष प्रयोग रूप से सहायक होते हैं। कौन कौन से? आदिकालीन संक्रमण में रचना और प्रसार दोनों की मौखिक परंपरा विशेष रूप से पाठ्य और गेय शैली में है
गद्य शैली में और सर्ग विहीन बैलेंड या कथा गीत का प्रबंध विशेष रूप से सहायक होते हैं। पृथ्वीराज रासो में पाठ और विशलदेव रास में गेय शैली का प्रयोग हुआ है। विशलदेव रास के आरंभ में राग केदार का निर्देश कर दिया गया है, जो रचना की कोमल, करुण और श्रृंगारिक प्रकृति के अनुरूप है। इस पाठ और गायन में स्वभावतः पाठ या गायन करने वाला कुछ मुद्राओं या चेष्टाओं का सहारा लेगा, जैसे आज भी वह जगनिक के फिक्शनशील काव्य आल्हा खंड के पाठ में देख सकते हैं। यों कुल मिलाकर ये रासो रचनाएं अभिनय तो नहीं पर प्रदर्शनीय कला की श्रेणी में आ जाती हैं, जिनकी जड़ें लोक परंपरा में हैं, पर जो धीरे धीरे विशिष्ट काव्य के रूप में उग रही हैं। श्रृंगार के साथ वीर का मिश्रण यदि पश्चिम के कथा काव्यों में है, तो श्रृंगार के साथ भक्ति का मिश्रण है पूर्व के विद्यापति के पदों में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य की भूमिका में किया गया सूक्ष्म परिवेक्षण यहाँ स्मरण हो आता है। समग्र भारतीय साहित्य में हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें पश्चिमी आर्यों की रूढ़प्रियता, कर्मनिष्ठा के साथ ही साथ पूर्वी आर्यों की भाव प्रवणता, विद्रोही वृत्ति और प्रेम निष्ठा का मणिकांचन योग है। गाथाओं के उत्साह और पदों की तन्मयता के पीछे इन क्षेत्रों की ऐतिहासिक मनोदशा भी समझी जा सकती है। पश्चिम में विदेशी आक्रमणकारियों की लहरें हैं, तो पूरब में अपेक्षाकृत सुस्थिरता है। इसी प्रकार हिंदी साहित्य के आदिकाल में पूर्व की बोली है, बौद्ध मतानुयायी सिद्धों में और वैष्णव कवि विद्यापति में, तथा पछाह की बोली है जैन कवियों, शैव मत के तांत्रिक स्वरूप को लिए हुए नाथों और ब्राह्मण परंपरा मानने वाले गणेश और शारदा को मानने वाले रासव काव्यों के रचनाकारों में। बीच में दिल्ली मेरठ की खड़ी बोली का प्रयोग अमीर खुसरो कर रहे हैं, जिन्होंने दो विपरीत प्रकार के धर्म, हिंदू और इस्लाम के समन्वय का विराट प्रयत्न किया। न केवल अपनी हिंदी कविता में जो अपेक्षाकृत कम मिलती हैं, वरन अपनी फारसी काव्य में भी जो प्रभुत परिमाण में सुलभ हैं। यों ब्राह्मण, जैन, बौद्ध मतों और वैष्णव शैव तांत्रिक संप्रदायों का एक विचित्र सम्मिलन इस काल की भावभूमि में होता दिखाई देता है। फिर आक्रमणकारियों के साथ नवागत इस्लाम के प्रभाव को भी समेटने की चिंता है, जिसकी कुछ और तरह की प्रतिक्रियाएं आगे चलकर भक्तिकाल में होती हैं। इस क्षेत्रीय भाषिक संवेदनात्मक वैविध्य को समरसता मिलती है हिंदी साहित्य में। आदिकालीन कवि मनुष्य को ईश्वर रूप में चित्रित करना चाहता है, इसकी चर्चा पहले हो चुकी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का आदिकाल में लिखा है। ऐसा लगता है कि रासोकार ने पृथ्वीराज को भगवत स्वरूप बताकर कहानी में थोड़ा धार्मिकता का रंग देना चाहा था। कीर्तिलता के कवि ने भी पाठ को कुछ पुण्य लाभ का प्रलोभन दिया था। पुरुष कहानी हों कहूँ जस पत्थावे पुत्र। पदावली में तो ऐसा जान पड़ता है कि विद्यापति प्रेमी प्रेमिकाओं मात्र को कृष्ण राधा के रूप में परिकल्पित करते हैं। जहाँ सच्चा प्रेम है
वहाँ राधा और कृष्ण ही आश्रय आलंबन हैं, ऐसा उनका मानना लगता है। और राधा माधव का यह रूप अपने में आराध्य है। इस वृत्ति के कारण ही विद्यापति अपनी गहरी भक्ति भावना के बावजूद काव्य की ऐहिक परंपरा के अधिक निकट आते हैं। कई बार विद्यापति की भक्ति को एक पाखंड के रूप में देखा गया है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास के आदिकाल विषयक प्रकरण में तीखे व्यंग के साथ लिखा है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी आचार्य शुक्ल यहाँ इस अनुभव तक नहीं पहुँच पाते कि विद्यापति के ये पद अपनी श्रृंगार भावना के साथ सच्चे रूप में ऐहिक हैं और उनकी तन्मयता की गहरी अनुभूति ही उन्हें आध्यात्मिक स्तर पर रूपांतरित कर देती है। इसके लिए पाठक या आलोचक को आध्यात्मिक रंग के चश्मे की जरूरत नहीं रहती। विद्यापति में वैष्णव की मर्यादा और शैव का तादात्म्य भाव दोनों एक साथ मिलते हैं। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है, इसलिए चिर परिचित होते हुए भी वे चिर नवीन हैं। यही कारण है जिससे मिलते जुलते शारीरिक अनुभवों की अलग अलग पदों में आवृत्ति होने पर भी अपने तन्मयता भाव से वे सभी विशिष्ट हो उठते हैं। सिद्धनाथों और जैन कवियों, रासों, रचनाकारों, अमीर खुसरो और विद्यापति के कृतित्व में आदिकाल हिंदी क्षेत्र के रचनात्मक वैविध्य की यों सच्ची प्रस्तावना प्रस्तुत करता है। अगले वीडियो में हम पाठ्यक्रम 5 भक्तिकाल की बात करेंगे।